आप ये जानकर शॉक हो जाएंगे कि सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ है उसकी स्क्रिप्ट साल 2011 में 14 साल के एक बच्चे ने दीवार पर लिखी थी। दरअसल 27 फरवरी साल 2011 को उस बच्चे ने दीवार पर अरबी में एक नारा लिखा था, एजाल अल डोर। इसका इंग्लिश में अर्थ होता है इट्स योर टर्न डॉक्टर, और हिंदी में अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। इस एक नारे की वजह से एक परिवार का 54 साल से चला आ रहा शासन का अंत हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 14 साल के बच्चे को नारा लिखने की इंस्पिरेशन कहां से मिली, तो हम इस टॉपिक को आगे डिटेल में जरूर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना जान लीजिए कि उस एक नारे के चलते अब तक 5 लाख से ज्यादा सीरियन सिटीजन्स मारे जा चुके हैं, तो वहीं 60 लाख लोगों को दूसरे देश में शरण लेकर रहना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, उस नारे की वजह से अमेरिका, इजराइल, रशिया, ईरान और तुर्की जैसे देश जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, उन्हें भी एक साथ मिलकर सीरिया के रेबल ग्रुप से लड़ना पड़ा। अब ये रेबल ग्रुप है कौन और ये साल 2011 से असद के पीछे क्यों पड़े हुए थे? और दूसरी तरफ जहां आज के जमाने में फ्री में कोई किसी को अपना बुखार तक नहीं देता, तो फिर रशिया, ईरान, अमेरिका जैसे देशों को क्या मिलता है कि वो अपनी आर्मी, हथियार और फाइटर जेट जैसे इक्विपमेंट लेकर सीरिया और उसके इंटरनल झगड़ों में कूद पड़ते हैं? इन सारे सवालों को जानने के लिए हमें अतीत की खाक छाननी होगी। देखिए, प्राचीन काल से ही सीरिया पर मिस्र, पर्शिया, ग्रीक और आखिर में सबसे ज्यादा ऑटोमन एम्पायर जैसे शासकों का कब्जा रहा है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑटोमन एम्पायर की पूरी तरह से हार हो जाती है और 400 साल पुराना ऑटोमन एम्पायर खत्म हो जाता है। और फिर साल 1918 में अरब और ब्रिटिश की सेना सीरिया की राजधानी पर कब्जा कर लेते हैं। इसके बाद सीरिया पर फ्रांस का शासन हो जाता है। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बाकी देशों की तरह सीरिया भी आजाद हो जाता है। फिर साल आता है 1970 और इसी साल सीरिया की मिलिट्री से हाफिज अल असद सत्ता हड़प लेते हैं। ये बाथ पार्टी के लीडर होते हैं, वही बाथ पार्टी जिसका ताल्लुकात इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन से भी था। और जो हाफिज अल असद की हमने यहाँ पे बात की, ये वही हैं जिनके बेटे साल 2000 से अब तक सीरिया के प्रेसिडेंट थे। साल 1982 में हाफिज अल असद के अगेंस्ट भी मुस्लिम ब्रदरहुड ने मोर्चा खोल दिया था। तब हाफिज और उन ब्रदरहुड के बीच हुई भयानक हिंसा में लगभग 30,000 से ज्यादा सिविलियंस लोग मारे गए थे। इस नरसंहार के बाद हाफिज के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े थे। अब ये मुस्लिम ब्रदरहुड है कौन? तो ये मिस्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा इस्लामी संगठन है। इसे इख्वान अल मुस्लिमीन के नाम से भी जाना जाता है और इसे शुरू किया था हसन अल बन्ना ने साल 1928 में। इस संगठन का कहना है कि वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को समर्थन करता है और उसका एक मेन मकसद है कि देश का शासन इस्लामी कानून यानी शरिया के आधार पर चलाया जाए। वापस से मेन टॉपिक पर आते हैं, तो कुल मिलाकर हाफिज अल असद ने सत्ता हड़पने के बाद करीब 30 सालों तक सीरिया पर राज किया। इन्हें आज भी तानाशाह के रूप में याद किया जाता है। फिर साल 2000 में इनकी मौत हो जाती है और प्रेसिडेंट की कुर्सी उनके बेटे यानी बशर अल असद के पास चली जाती है। अब जैसे ही ये आए, सीरिया की जनता की उम्मीद जाग उठी कि शायद अब सीरिया को थोड़ी लिबर्टी ही मिल पाए, क्योंकि ये लंदन से डॉक्टरी की पढ़ाई करके लौटे होते हैं। तो लोगों को लगने लगता है कि अब देश में कुछ बदलाव तो आएगा ही। लेकिन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, यानी ये अपने पिता की परंपरा को कायम रखते हैं, जिसकी वजह से इनका भी नाम तानाशाहों की सूची में शामिल हो जाता है। फिर भी सब कुछ कुल मिलाकर ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन साल 2010 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जहां से मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स बदल गई। देखा जाए तो यहीं से ही तानाशाहों के बुरे दिन आने शुरू हो गए थे। इसके बाद एक एक करके कंट्रीज का नंबर लगता चला गया और तानाशाही का अंत होता चला गया। इस पूरी लहर को नाम दिया गया अरब स्प्रिंग। और सबसे पहले इस अरब स्प्रिंग की आग भड़की ट्यूनीशिया देश के शहर सिद्दी बेजिद से। दरअसल 17 दिसंबर 2010 के दिन ट्यूनीशिया देश में एक सब्जी व्यापारी जिसका नाम था मोहम्मद बौजी जी, उसके साथ पुलिस की तरफ से बदसलूकी की जाती है। पहले तो पुलिस ने उसकी सब्जियां जमीन पर फेंक कर उसके ठेले को उठा लिया और फिर जब वो अपना ठेला लेने गया तो पुलिस ने उसे भी पकड़कर खूब टॉर्चर किया। फिर जब वो टॉर्चर रूम से बाहर आता है तो उसने गुस्से में खुद को आग के हवाले कर दिया। अब उस दौर में सोशल मीडिया की पावर खूब चमकी। ये पूरी स्टोरी सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हुई, जिससे ट्यूनीशिया के लोग राष्ट्रपति जिने अल अबिदिन बेन अली के खिलाफ सड़कों पर आ गए और बेन अली का 23 साल का शासन सिर्फ 10 दिन में खत्म हो गया। फिर नंबर आया मिस्र के प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक का, जो 30 सालों से मिस्र की गद्दी पर बैठा हुआ था। इनकी तानाशाही की वजह से 10 लाख लोग सड़कों पर उतर आए थे। जिसके बाद 11 फरवरी 2011 को होस्नी मुबारक ने प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा ही दे दिया। इसके बाद नंबर आया लिबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी का,
जिसका अंत इस्लामिक ब्रदरहुड ने किया। दरअसल उस दौरान इस्लामिक ब्रदरहुड को दुनिया की 3 बड़ी महाशक्ति यानी कि फ्रांस, ब्रिटिश और अमेरिका का साथ मिला और उन्होंने गद्दाफी के खिलाफ अपने सैनिक उतार दिए थे, जिसके बाद गद्दाफी पकड़ा गया जो एक नाले में छिपा हुआ था। कहा जाता है कि एक भीड़ ने उसकी हत्या कर दी और इस तरह से तानाशाह गद्दाफी के 42 सालों के शासन का 20 अक्टूबर 2011 को अंत हो गया। बता दूं कि गद्दाफी को किसी भी अरब देश में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले तानाशाह के रूप में जाना जाता है। अब जिस मिडिल ईस्ट में एक के बाद एक सत्ता परिवर्तन हो रहा था, तानाशाहों की तानाशाही खत्म हो रही थी, तो जाहिर है कि ये सब देखकर पड़ोसी मुल्क सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद की टेंशन तो बढ़ेगी। तो उन्होंने अपनी इस टेंशन को खत्म करने के लिए गली गली में मिलिट्री डिप्लॉय कर दी और मिलिट्री को सख्त हिदायत दी कि लोगों की हर छोटी छोटी एक्टिविटीज को नोट किया जाए। मिलिट्री अपनी ड्यूटी को ठीक ढंग से निभाई रही थी कि कोई ऐसी वैसी घटना ना घटे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। कहानी यहीं से पलट गई। दरअसल सीरिया का एक ऐसा शहर है जिसका नाम है दारा, जिसका बॉर्डर इजराइल को टच करता है और इसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में 14 साल का एक मुआविया सियासनी नाम का एक बच्चा रहता था। उसे रेडियो में न्यूज सुनने की आदत होती है और उस समय न्यूज में वही अरब स्प्रिंग की खबरें चलती रहती थी। तो एक दिन मुआविया अपने दोस्तों के साथ बैठकर खबरें सुनता है। खबरों में वही सब, आज फलाने देश के तानाशाह को गद्दी छोड़नी पड़ी वगैरह वगैरह। खबर सुनने के बाद वो रेडियो बंद करता है, अपनी पॉकेट मनी से ब्लैक पेंट खरीद कर लाता है और उस पेंट से दीवार पर अरबी में लिखता है एजान अल डोर, जिसकी हिंदी में अर्थ होता है अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। बता दूं कि डॉक्टर दरअसल बशर अल असद का निकनेम है। तो जोश जोश में उसने दीवार पर ये लाइंस को तो लिख दिया था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे कितना बड़ा अनर्थ होने वाला है। उसके पेरेंट्स को जब ये खबर मिली तो वो सकते में आ जाते हैं, जिसके बाद वो अपने बेटे को किसी सीक्रेट जगह पर छिपा देते हैं। लेकिन पुलिस दूसरे ही दिन उस बच्चे को ढूंढ लाती है और इसके साथ 6-7 और बच्चों को उठाकर थाने ले आती है। पुलिस थाने ले जाकर इन सभी बच्चों को करके टांग देती है, उनके शरीर पर फेंका जाता है, बरसाई जाती है और भी दिए गए। जब पुलिस का इतने से भी जी नहीं भरा तो बच्चों के पैर और हाथ के उखाड़ दिए गए। ये सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा। पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने जाते तो उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया जाता, लेकिन जब पेरेंट्स जिद पर अड़ जाते हैं तो पुलिस कहती है कि इन बच्चों को भूल जाओ, घर जाओ और बच्चे पैदा करो। अगर नहीं कर सकते तो अपनी घर की औरतों को हमारे पास। अब पुलिस वालों का ये रूप देखने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इन लोगों ने असद के खिलाफ दारा शहर में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रोटेस्ट की आग दारा शहर से बढ़कर सीरिया की राजधानी दमिश्क पहुंच गई। ऐसे में असद को यह डर सताने लगा कि अब शायद मेरी कुर्सी खतरे में है। तो उन्होंने दारा शहर में अपना नुमाइंदा भेजा, जिसने प्रोटेस्ट में से कुछ खास लोगों के साथ बैठकर शांति के लिए बात की, उन्हें समझाया और बच्चों को जल्द रिहा करने की बात की गई। फिर कुछ बात बनी तो बच्चों को छोड़ दिया गया, लेकिन जब बच्चों को रिहा किया गया तो लोगों ने देखा कि बच्चे अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे। ये सीन वहां मौजूद लोगों को अंदर से झकझोर के रख देने वाला था। जिसके बाद एक बार फिर से प्रोटेस्ट शुरू हुआ और इस बार ये भयंकर रूप ले लेता है। इतना कि असद की मिलिट्री भी इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जिसके बाद प्रेसिडेंट असद ने भी अपनी मिलिट्री को खुली छूट दे दी। इसके बाद मिलिट्री निहत्थे लोगों पर खूब गोलियां बरसाने लगी। वहीं दूसरी तरफ मिलिट्री का एक और ग्रुप ये सारा मंजर देख रहा था कि कैसे निहत्थे लोगों पर जुल्म हो रहा है, जिसके कारण ये मिलिट्री की सरकारी नौकरी छोड़कर प्रोटेस्टर के साथ शामिल हो जाते हैं। और फिर शुरुआत होती है रिबेलियन ग्रुप फ्री सीरियन आर्मी यानी एफएसए की, और यहीं से पहली बार असद सरकार के अगेंस्ट हिंसक टकराव की भी शुरुआत हुई थी। इस रेबल ग्रुप ने करीब 2 सालों तक असद सरकार से जैसे तैसे जंग लड़ी। फिर जून 2013 को फ्री सीरियन आर्मी के जनरल ने पहली बार सामने आकर दुनिया के सामने अपील की कि अगर उन्हें हथियार नहीं मिले तो वो सीरिया के असद गवर्नमेंट से अपनी जंग 1 महीने के अंदर हार जाएंगे। इस अपील के हफ्ते भर के अंदर ही अमेरिका, इजराइल, जॉर्डन, टर्की, सऊदी अरब और कतर ने फ्री सीरियन आर्मी को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग की मदद देनी शुरू कर दी। इन देशों ने बकायदा सारे एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस हथियार, एंटी टैंक मिसाइल, गोला बारूद सब कुछ सीरिया पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच कहानी में एंट्री होती है आईएसआईएस की, और यहां से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। वैसे बता दूं कि उस समय आईसिस को सीरिया में अल नुसरा फ्रंट के नाम से भी जाना जाता था। तो अब होता यह है कि जो हथियार फ्री सीरियन आर्मी के लिए थे वो साल भर के अंदर आईसिस तक जा पहुंचे, क्योंकि तब तक आईसिस फ्री सीरियन आर्मी में सेंध लगा चुका था और एफएसए के बहुत से लोग आईसिस में शामिल हो लिए थे।
साथ ही बहुत से आईसिस के मेंबर्स ने फ्रीडम फाइटर का नकाब पहनकर भी सीरिया और दुनिया को धोखा दिया। इसी नकाब की आड़ में खुद अमेरिका तक ने अनजाने में आईसिस की आतंकवादियों को ट्रेनिंग दे डाली। अब धोखे में मिले हथियार की मदद से आईसिस साल 2013 में सीरिया पर अपना इन्फ्लुएंस जमा लेता है। इतना ही नहीं, सीरिया के छठे सबसे बड़े शहर यानी रक्का को अपनी राजधानी भी घोषित कर देता है। लेकिन अब की बार अमेरिका एक कुर्दिश लेड रेबल ग्रुप यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स एसडीएफ के साथ मिलकर आईसिस को सीरिया से खदेड़ने का प्लान बनाता है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा एसडीएफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल कुर्द एक जाति का नाम है, इसमें अलग अलग धर्म के लोग शामिल हैं। सबसे ज्यादा इसमें सुन्नी मुसलमान और इनकी आबादी करीब 3 करोड़ है। ये तुर्की, ईरान, इराक, आर्मेनिया और सीरिया में बिखरे हुए हैं। एसडीएफ का मेन मकसद अपना अलग देश बनाना है, क्योंकि कुर्द कम्युनिटी के लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से ही अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट देश बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं टर्की इस संगठन को अपने देश के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। वो एसडीएफ को कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके का एक दूसरा रूप मानता है। बता दूं कि पीकेके एक कुर्द आतंकवादी संगठन है जो तुर्की, सीरिया और इराक के कुछ हिस्सों को मिलाकर कुर्द लोगों के लिए एक अलग देश बनाना चाहता है। करंट में इस संगठन का सीरिया के जिस 10% इलाके पर कंट्रोल है, उसका बॉर्डर तुर्की से मिलता है और इस इलाके को तुर्की अपने कब्जे में करके बफर जोन बनाना चाहता है। खैर, ये तो हुई एसडीएफ और टर्की की बात। अब वापस से अगर अमेरिका और सीरिया पर आए तो जैसे कि मैंने आपको बताया, वहां सिचुएशन तब पूरी तरह से पलट चुकी थी। मतलब जो अमेरिका थोड़ी देर पहले सीरिया के असद को गद्दी से हटाने के लिए रेबेल ग्रुप फ्री सीरियन आर्मी की हेल्प कर रहा था, अब वही अमेरिका असद की गद्दी बचाने के लिए आईसिस से लड़ना शुरू कर देता है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इस जंग में रशिया, ईरान और इजराइल भी अमेरिका के साथ कूद पड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो ये उस टाइम पॉसिबल हो गया था, क्योंकि जहां एक तरफ रशिया और ईरान अपने दोस्त को बचा रहे थे, तो वहीं अमेरिका और इजराइल अपने सबसे पुराने और बड़े दुश्मन आईसिस से लड़ रहे थे। और जब 4 सुपर पावर्स एक साथ आ जाएं, तो कौन ही बचा सकता है। तो साल 2015 की इस जंग में आईसिस बिखर गया। फिर आता है साल 2017 और एक नया ग्रुप बनता है एचटीएस, जो अब लाइमलाइट में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस संगठन के पास 30,000 लड़ाके हैं। तो दरअसल एचटीएस सीरिया में आईसिस के बिखरने के बाद बना था और इस ग्रुप के मुखिया अबू मोहम्मद अल जुलानी है, जो पहले सीरिया में आईसिस के लेफ्टिनेंट था। बता दूं कि इसे ऑलरेडी अमेरिका और पश्चिम के कई देश आतंकी ग्रुप घोषित कर चुके हैं। दरअसल अल जुलानी का जन्म 1982 में रियाद, सऊदी अरब में हुआ था। साल 1989 में जुलानी का परिवार सीरिया लौट आया और दमिश्क के पास बस गया। फिर साल 2003 में अमेरिका ने इराक में अपनी सेना उतारी। उस समय जुलानी बगदाद चला गया और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने लगा। फिर साल 2013 में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया। अब इधर सीरिया में सिविल वॉर जारी था और इसी सिविल वॉर के दौरान एक दूसरे आतंकी संगठन को यहाँ अपने पैर जमाने का मौका मिल गया। ये संगठन था इस्लामिक स्टेट। 2013-14 के दौरान आईसिस चीफ अबू बकर अल बगदादी ने अल जुलानी को इराक से सीरिया भेजा। मकसद था आईसिस की ब्रांच स्टैब्लिश करना। इस ग्रुप का उद्देश्य था सीरिया में भड़के सिविल वॉर के दौरान बशर अल असद की सेना से लड़ाई करके गद्दी को हथियाना। लेकिन इसी बीच जुलानी और इस्लामिक स्टेट के सरगना अबू बकर अल बगदादी के बीच आपसी रंजिश हो जाती है, जिसके बाद जुलानी एक नया ग्रुप बनाता है और उसका नाम रखता है हयात तहरीर अल शाम, एचटीएस। ये आज के समय में सीरिया के सबसे ताकतवर ग्रुप में से एक है। हालांकि एचटीएस के टक्कर में एक और ग्रुप है जिसका नाम एसडीएफ है। इस संगठन ने असद के अगेंस्ट लड़ाई में अपना समर्थन एचटीएस को दिया था। फिलहाल इस संगठन का इन्फ्लुएंस सीरिया के 10% पूर्वी इलाके पर है और ये इलाका तुर्की के बॉर्डर को टच करता है। वैसे अगर सीरिया को मैप के जरिए थोड़ा समझा जाए तो ये है सीरिया, जिसकी पश्चिमी सीमा लेबनान और भूमध्य सागर से लगती है, दक्षिणी सीमा जॉर्डन से, दक्षिणी पश्चिमी इजराइल से, पूर्वी सीमा इराक से, तो वहीं नॉर्थ की सीमा तुर्की को टच करती है। दमिश्क इसकी राजधानी है। सीरिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो ये करीब 2.5 करोड़ के आसपास है, जिसमें अकेले 2 करोड़ आबादी मुस्लिम की है और इसमें सुन्नी मुस्लिमों की आबादी 90% है और शिया की आबादी महज 10%। और जो अभी बशर अल असद सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, वो शिया मुस्लिम कम्युनिटी से ही है। अब सीरिया के इस पूरे फसाद की एक जड़ इसे ही माना जाता था
क्योंकि कहीं ना कहीं सीरिया के 90% सुन्नी मुस्लिमों के अंदर एक आक्रोश था कि जनाब आबादी तो हमारी बड़ी है जबकि पावर शिया कम्युनिटी के हाथों में है, ऐसे कैसे चलेगा। वैसे आज भले ही ये लग रहा है कि 54 सालों से चले आ रही सीरिया की तानाशाही युग का अंत हो गया है, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि अभी भी सीरिया में कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि बीते 9 और 10 दिसंबर को 3 अलग अलग देशों ने सीरिया पर कहर बरसाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले अमेरिका ने मिडिल सीरिया में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के ठिकानों पर 75 से ज्यादा हवाई हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इस हमले में B-52 बॉम्बर और F-15E फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। इन हमलों में आईएसआईएस की कई लड़ाकों और उनके ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इसके बाद इजराइल ने सीरिया पर इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया। लगभग 250 एयर स्ट्राइक में सीरियाई सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया गया। इन हमलों का मकसद सीरियाई सेना के उन हथियारों को नष्ट करना है जो बशर अल असद की सरकार के गिरने के बाद रेबेल ग्रुप के हाथों में जा सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है टर्की का। तुर्की ने अमेरिकी समर्थित एसडीएफ पर हमला किया, जिससे उत्तरी सीरियाई शहर मनबिज में तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना ने कुर्दों से कंट्रोल छीन लिया। यानी कुल मिलाकर सीरिया की सिचुएशन पहले से ज्यादा हेक्टिक हो गई है। इस वक्त सीरिया कोई देश नहीं बल्कि तबला बन गया है, जिसका जी चाहे वो बजाकर चले जा रहे हैं। सोचिए वहां के सिविलियंस किस खौफ में जी रहे होंगे। फिलहाल हमें उनके लिए दुआ करने की जरूरत है। आप कमेंट में लिख सकते हैं वी स्टैंड फॉर सीरियन सिटीजंस। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर कुछ और आप जानना चाहते हैं इस सीरियन वॉर से रिलेटेड तो अभी कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।